Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2022 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे गए हैं गेट मैथमेटिक्स में वो सारे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनईटी टाइप. क्वेश्चन नंबर 65 है. यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन कहता है लेट एम बी a 3 cross 3 real matrix such that m square equals to 2m plus 3i. If the determinant of m is minus of 9, then trace of m equals to. So हमें यहाँ से trace of m के बारे में बात करनी है. तो यहाँ से हमें जो m दिया गया है 3 cross 3 की मैट्रिक्स दी गई. अब अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का यहाँ से हमने इक्वेशन दी हुई है. अब यहाँ से 2 डिग्री की इक्वेशन हमें दी हुई है. 2 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है मतलब यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता तो इस केस में यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट 0 होता. बट यहाँ से क्वेश्चन में हमें इसका डिटर्मिनेंट -9 दिया गया है. ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए बात रही. ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है. सो मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे पहले यहाँ से अगर हम इसे लेमडा की फॉर्म में लिख लें तो यहाँ से इक्वेशन हमें दी हुई है m स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस ऑफ 3i. ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है और सारी मैट्रिक्स अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है. सो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ लेमडा प्लस 3. इसे इस फॉर्म में राइट आउट कर सकते हैं. अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें इसे हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 हियर. By simplifying this, we can write it as lambda square minus of 3 lambda minus of lambda plus of lambda. This one is minus 2 lambda, so plus of lambda and minus of 3 equals to 0. So by simplifying this, we can write it as lambda into lambda minus 3 plus lambda minus 3 equals to 0. We can take lambda minus 3 as common. So this one is lambda minus 3 and remaining term will be lambda plus 1 equals to 0 here. So by simplifying this, we can write it as here lambda can be minus of 1 and लेमडा इक्वल्स टू माइनस प्लस ऑफ 3. सो यहाँ से लेमडा की दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो चुकी है. अब जो तीसरी वैल्यू है वो यहाँ से इन्हीं दोनों वैल्यू से सेम आएगी. जस्ट बिकॉज हमने मिनिमल पॉलिनोमियल का है तो मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों के रूट सेम होते हैं. यहाँ से उनकी am की वैल्यू अलग अलग हो सकती है. सो लेमडा की एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या गिवन है? अगर क्वेश्चन में हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से गिवन है इसका जो ट्रेस है ट्रेस ऑफ m इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना और डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से गिवन है 9. सो अगर हम यहाँ से देखें डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9 और किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें वो होता है हमारे पास आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट आइगन वैल्यू लेमडा 1, सेकंड आइगन वैल्यू लेमडा 2 और थर्ड आइगन वैल्यू लेमडा 3 अज्यूम करें. देन इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ 9 आएगा. 1 2 लेमडा 1 और लेमडा 2 दो की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. तो लेमडा 1 की वैल्यू हम -1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेमडा 2 की वैल्यू +3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेमडा 3 को एज इट इज रहने देते हैं. इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9 राइट आउट कर सकते हैं. दिस वन इज -3 lambda 3 equals to minus of 9 here. So by simplifying this, lambda 3 can be written as -9 divided by minus of 3 or we can write it as here lambda 3 equals to 3. lambda की तीनों आइगन वैल्यूज आ चुकी है. अब ट्रेस के लिए अगर हम बात करें ट्रेस कैन बी written as here trace of m equals to sum of eigen values which is equals to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Since lambda 1 is equals to minus of 1, lambda 2 equals to plus of 3 and lambda 3 equals to plus of 3, we can write it as here plus of 5. So यहाँ से हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ट्रेस ऑफ m equals to plus of 5 which is required solution. I hope you understand the explanation. Now come to the next question. So the next question is question number 56. Question says that consider R cube as vector space with the usual operation of the vectors addition and scalar multiplication. Let x belongs to R cube be denoted by x equals to x1, x2, x3 थ्री टपल्स का सेट है. एलिमेंट है हमारे पास डिफाइन सबस्पेस W1 एंड W2 बाय W1 is equals to x belongs to R cube x1 plus 2 x2 minus of x3 equals to 0 and W2 equals to x belongs to R cube 2x1 plus 3x2 equals to 0. Let dimension of U denoted the dimension of subspace of U. Which of the following statement are true? हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे. सो अगर हम यहाँ से देखें हमें W1 और W2 दो वेक्टर स्पेसेस गिवन है. सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें W1 हमें यहाँ से क्या गिवन है? W1 इज इक्वल टू उन सारे x का कलेक्शन जो R क्यूब में हमारे पास बिलोंग करते हैं, साथ ही उनके लिए x1 plus 2 x2 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0 है. एंड देन यहाँ से अगर W2 राइट आउट करें, क्वेश्चन में हमें W2 सेट जो दिया हुआ है W2 इक्वल्स टू उन सारे x का कलेक्शन जो R क्यूब के अंदर है उनके लिए 2 of x1 प्लस ऑफ 3 x3
इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 के लिए बात की गई, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन के लिए बात की गई। सो इन सारे के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अगर हम W1 के लिए ही देखें तो W1 का बेसिस अगर हम यहाँ से B1 माने तो W1 का बेसिस हमारे पास क्या रहेगा, जब x1 की वैल्यू 1 ले ले, x2 की वैल्यू 0 ले ले, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -1। और यहाँ से अगर x1 की वैल्यू 0 रख दें, x2 की वैल्यू 1 ले ले, तो हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करने से +2, और यहाँ से ये वैल्यू भी +1 आएगी। 1 - 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेम यहाँ से 0, हियर 2 -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से ये दो ही एलिमेंट हमारे पास बेसिस में बनेंगे। सो बेसिस की डायमेंशन 2 है। सो बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 होगी। सो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। या तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर इसी इक्वेशन से देखिए, हमारे पास 3 अननोन्स है। 3 अननोन्स में से अगर हम 2 अननोन फाइंड आउट कर ले, तीसरे अननोन को उसी इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू हमारे पास 2 बनेगी। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ से डायमेंशन ऑफ W2 के लिए लगाना है। अब W2 के लिए अगर हम यहाँ से देखें, मान लो अगर हमने x1 की कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x1 की वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसके रेस्पेक्ट में हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x1 और x3 डिपेंडेंट वेक्टर्स है। सो x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से x2 की रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट होगी। और यहाँ से दूसरा एलिमेंट x2 जो है वो आर्बिट्ररी है हमारे पास। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू, इन दोनों में से तो एक की वैल्यू लेनी है और एक W2 की वैल्यू लेनी ही होगी। सो डायमेंशन ऑफ W2 भी हमारे पास 2 आ गया। डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W2। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब अगर बाकी ऑप्शन चेक करें, हमने यहाँ से W1 और W2 अगर राइट आउट किए हैं, तो अगर इनका इंटरसेक्शन राइट आउट करें, सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकल जाएगा। सो W1 इंटरसेक्शन W2 निकालने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं उन सारे x का कलेक्शन जो R³ से बिलोंग करते हैं, साथ ही हमारे पास x1 + 2x2 माइनस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0 हो, एंड देन दूसरी कंडीशन 2x1 + 3 ऑफ x3 इक्वल्स टू 0 हो। ये हमारे पास यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम करें और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन सेकंड अज्यूम करें, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इक्वेशन सेकंड को हम उससे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x1 - 2x1 इक्वल्स टू 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 ऑफ x2, और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस ऑफ, यहाँ से x3 को भी इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो प्लस ऑफ x3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से x3 माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ से -2 - 3 माइनस ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये आएगा हमारे पास -2 और माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 आ गया, इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 0। सो यहाँ से अगर हम देखें, मान लो अगर हम सिर्फ x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x3 पर डिपेंडेंट है x1 की वैल्यू उसी से आ जाएगी, और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, x2 उस पर डिपेंडेंट है, तो x2 की वैल्यू भी हमारे पास उसी से ही आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, केवल x3 की वैल्यू निकाल के हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके रेस्पेक्टिव अगर आप दूसरे वेक्टर की भी निकालना चाहो, आपकी पर्सनल चॉइस है, उसके रेस्पेक्ट में मान लो अगर x1 की निकाल लेते हैं, तो x1 से डिपेंडेंट x3 है, x3 की यहाँ से आ जाएगी, x3 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से x2 की निकाल लेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बना है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, ये बना है हमारे पास इक्वल्स टू 1। सो अगर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 1 बनाए, तो हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की बात की गई, सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कैन बी रिटन एज हियर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस ऑफ डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ आएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 which is equals to डायमेंशन ऑफ W1 क्या रहा है हमारे पास 2, डायमेंशन ऑफ W2 रहा है 2, माइनस ऑफ इंटरसेक्शन की डायमेंशन रही है 1, 4 - 1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 3। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू आ गया 3। सो बट हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, सो ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। इसके रेस्पेक्टिव में अगर यहाँ से वैल्यू रखी, डायमेंशन ऑफ W1 बना है हमारे पास 2, डायमेंशन ऑफ W2 बना है 2, माइनस डायमेंशन ऑफ R³ की डायमेंशन हमारे पास 3 होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से Rn की डायमेंशन हमारे पास n होती है, सो यहाँ से इसकी डायमेंशन 3 आ गई, n की वैल्यू 3 है, सो 4 - 3 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, बी और डी तीन ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन नंबर 47, लेट t be r
square to r square be a linear transformation defined by transformation of 1 2 equals to 1 0 आया and transformation of 2 1 equals to 1 1 आया है. For pq belongs to r, let t inverse pq equals to x of xy. Which of the following statement is true? हमें यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है. सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें टी इनवर्स मैपिंग दी गई है पी क्यू पर डिफाइन की हुई, जिसके लिए वैल्यू एक्स वाई आ रही है. सो एक्स वाई का रिलेशन हमने पी क्यू से फाइंड आउट करना है. सो एक्स वाई का रिलेशन अगर पी क्यू से फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हमें यहाँ से दो ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 1. सो 1 2 और 2 1, अगर यहाँ से इन दोनों एलिमेंट्स को देखें, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास एल आई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके इन दोनों वेक्टर्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सो डिटर्मिनेंट हमारे पास इनका क्या बन रहा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट हम देखें 1 2 2 1 का डिटर्मिनेंट जो आता है नॉन जीरो आएगा. नॉन जीरो आने से हमारे पास यहाँ से ये जो वेक्टर्स बन रहे हैं, ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास एल आई हो गए. अब अगर ये वेक्टर्स हमारे पास एल आई बनते हैं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बाकी वेक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास R2 से R2 पर डिफाइन मैपिंग है. R2 से अगर R2 पे डिफाइन मैपिंग है तो डायमेंशन तो दो ही हो रही है यहाँ से हमारे पास. तो यहाँ से इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन कर सकते हैं. सो अगर इन दोनों वेक्टर से हम स्पेन करना चाहें, सो हम मान के चलते हैं कोई एक्स वाई एलिमेंट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर. सो एक्स वाई को हम यहाँ से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे 1 2 और 2 1 की. सो अगर 1 2 और 2 1 की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है, सो हम मान के चलते हैं ए और बी हमारे पास दो स्केलर्स हैं. तो अगर दो स्केलर्स है, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू, हम राइट आउट करते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू 2 1 है फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 2, सॉरी पहला एलिमेंट 1 2 है, सेकेंड एलिमेंट 2 1 है. पहला एलिमेंट लेते हैं 1 2 प्लस बी इंटू 2 1 ले लेंगे. यहाँ से हमने एक्स वाई को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में राइट आउट कर दिया. सो अगर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के हम रूप में यहाँ से इसे राइट आउट कर सके हैं, इसे अगर सिंप्लीफाई करें, ये आएगा हमारे पास ए 2 ए और प्लस बी 2 बी बी. इसे अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं एक्स वाई कैन बी रिटन एज हियर a प्लस ऑफ 2b एंड 2a प्लस ऑफ b. यहाँ से हमने इसके फॉर्म में इसे राइट आउट कर लिया है. सो अगर यहाँ से ये इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई किसके लिए लिखा जाता है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई को भी हम यहाँ से लिखना चाहें, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज हियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a इंटू 1 2 प्लस b इंटू 2 1 के फॉर्म में यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं. अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, सो ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अगर इसे सिंप्लीफाई करें, हम इसे लिख सकते हैं a इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 प्लस b इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 1 के फॉर्म में इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 हमें क्वेश्चन गिवन है 1 0 एंड दिस वन इज 1 1. सो 1 0 एंड 1 1. सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, a इंटू 1 0 आ जाएगा यहाँ से, प्लस b इंटू 1 1 आ जाएगा. यहाँ से अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास राइट आउट किया जा सकता है a प्लस बी और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा हमारे पास यहाँ से b. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हमें यहाँ से क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हमें यहाँ से गिवन है a प्लस बी एंड b की फॉर्म में हमें यहाँ से गिवन है. सो अगर ये हमें इस फॉर्म में यहाँ से गिवन है, सो अगर क्वेश्चन से हम देखें, हमें टी इनवर्स गिवन है, टी इनवर्स पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई. टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इनवर्स पी क्यू इक्वल्स टू हमें यहाँ से गिवन है एक्स वाई की फॉर्म में. so, अगर हमें यहाँ से इस फॉर्म में गिवन है, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म से, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से दोनों साइड ऑपरेट कर सकते हो टी से, दोनों साइड टी से ऑपरेट करें तो टी ऑफ टी इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म में रहेगा. तो यहाँ से पी क्यू बचेगा हमारे पास, सो पी क्यू आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा के हमने ये लिख लेना है. सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से ये बनी है, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट किया विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड b. और इक्वेशन सेकंड हमारे पास बनी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू. सो अगर हम इन दोनों को यहाँ से कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, कंपेयर करने से हमारे पास p इक्वल्स टू क्या बन रहा है, p इक्वल्स टू बन रहा है a प्लस बी एंड q इक्वल्स टू हमारे पास बन रहा है यहाँ से b. बट इससे पहले हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी. x इक्वल्स टू a प्लस 2b आया था और y इक्वल्स टू 2a प्लस b आया था. सो यहाँ से अगर हम देखें, x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर बना था a प्लस
2b की फॉर्म में था और y इक्वल टू हमारे पास बना था 2a प्लस b की फॉर्म में। सो अगर अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, a प्लस 2b बनाए, सो a प्लस 2b बनाने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a प्लस b तो हमारे पास p है और b हमारे पास q है। सो अगर इस x को हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, 2b को इस तरीके से हम लिख सकते हैं और a प्लस b को हम p लिख सकते हैं। सो p प्लस b की फॉर्म में हम यहाँ से q रिप्लेस कर सकते हैं, तो x इक्वल टू राइट आउट कर सकते हैं p प्लस q की फॉर्म में। ठीक इसी तरीके से अगर y को राइट आउट करें, y इक्वल टू लिख दिया हुआ है हमें 2a प्लस b, सो y को हम यहाँ से 2a प्लस 2b माइनस ऑफ b राइट आउट कर सकते हैं। सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले दें, सो a प्लस b बचेगा, माइनस ऑफ b आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू a प्लस b हमारे पास क्या बन रहा है, p माइनस ऑफ b इक्वल टू बन रहा है q। सो y इक्वल टू आ गया है हमारे पास 2q माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ q। सो x इक्वल टू तो आया है हमारे पास p प्लस q और y इक्वल टू आया 2p माइनस ऑफ q। सो अगर अब हम ऑप्शन से सिंप्लीफाई करें, सो ऑप्शन से सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारे पास x इक्वल टू तो बना है p प्लस q। सो ऑप्शन इस ऑप्शन में है और नेक्स्ट ऑप्शन सी में भी है, बट y इक्वल टू बना है 2p माइनस q। सो ऑप्शन बी में ही है। सो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन कहता है लेट p स्टेटमेंट हमें यहाँ से गिवन है, लेट m बिलोंग्स टू r m क्रॉस n विद m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ रैंक ऑफ m इक्वल्स टू n देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन mx इक्वल्स टू 0 हैज x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें ओनली सॉल्यूशन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टेटमेंट p के लिए ही डिस्कशन कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ से p के लिए स्टेटमेंट के लिए डिस्कशन करते हैं, सो p स्टेटमेंट में हमें यहाँ से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास mx इक्वल्स टू 0। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें यहाँ से गिवन है। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर m मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, तो यहाँ से ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ m इक्वल्स टू हमें यहाँ से गिवन है n। सो अगर m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, रैंक उसके लिए हमारे पास यहाँ से n के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। सो रैंक अगर हमें यहाँ से n के इक्वल गिवन है, सो हम यहाँ से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रैंक n गिवन है और mx इक्वल्स टू 0 होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देन इसके लिए हमारे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनता है, वो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास बनता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x इक्वल्स टू 0 है एज द ओनली सॉल्यूशन। सो स्टेटमेंट पी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर स्टेटमेंट पी हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कहता है पी इज फॉल्स, और साथ ही हमारे पास बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, जो ऑप्शन बी है वो डिस्कार्ड हो गया। दो ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। अब क्यू स्टेटमेंट की चर्चा करेंगे। क्यू स्टेटमेंट में हमें यहाँ से क्या गिवन है, क्यू स्टेटमेंट हमें कहता है लेट E belongs to R n cross n, n is greater than equals to 2 be a non-zero matrix such that E cube equals to 0, then I plus E square is singular. So E cube equals to हमें 0 गिवन है। So अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए e raised to the power k equals to 0 हो, उस केस में हमारे पास जो E मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स निलपोटेंट बनेगी, तो हमें यहाँ से E क्यूब इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स गिवन है, E इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, तो E हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। और निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू 0 हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होगी तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। दोनों स्टेटमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग में है, डिपेंड ओनली कंडीशन के साथ होते हैं। तो यहाँ से हमें i प्लस ई स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास 0 बन जाए, तो उस केस में हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। i प्लस ई स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, i प्लस ई स्क्वायर, i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 1 होगी, और साथ ही हमारे पास ई जो मैट्रिक्स है, ई हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ई स्क्वायर भी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स ही होगी, तो उसकी भी सारी आइगन वैल्यू हमारे पास 0 ही होगी। तो यहाँ से ई की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 है और ई स्क्वायर ई की सारी आइगन वैल्यू 0 है, तो ई स्क्वायर की सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, आई की आइगन वैल्यू 1 होगी। सो आई प्लस ई स्क्वायर की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अगर सारी आइगन वैल्यू 1 है, एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारे पास सिंगुलर नहीं होगी। सिंगुलर नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ से जो स्टेटमेंट क्यों कहता है आई प्लस ई स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, और हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन सी जो कि कहता है पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The question says that, question number 11, suppose that the characteristic equation m belongs to R3 cross C3 cross 3 is lambda cube minus plus of alpha lambda square plus of beta lambda minus of 1 equals to 0, where alpha beta belongs to complex numbers with alpha plus beta does not equals to 0. Which of the following statement is true? हमें
कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? एम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 3x3 की और इसकी एंट्रीज हमारे पास यहाँ से अल्फा और बीटा, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है जहाँ से अल्फा बीटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। सो अगर हम यहाँ से हम जानते हैं सारी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ से गिवन है लैम्डा क्यूब प्लस ऑफ अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा लैम्डा माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसे हम सारी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, मैट्रिक्स हमें एम गिवन है, तो इसे हम राइट आउट कर सकते हैं एम क्यूब प्लस अल्फा ऑफ एम स्क्वायर प्लस बीटा ऑफ एम माइनस ऑफ आई इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम यहाँ से इन स्टार्टिंग के दो एलिमेंट से एम स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म होगी? एम प्लस ऑफ अल्फा प्लस यहाँ से अगर नेक्स्ट दो टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं आई माइनस बीटा ऑफ एम की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में हमें सारे ऑप्शन में यहाँ से गिवन है मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टेबल है और साथ ही अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दी होती है तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है लैम्डा रेज़ टू द पावर 3 माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स A इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस एडजॉइंट ऑफ A इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आएगा, +1 आ रहा है, माइनस साइन के साथ आया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ये हमारे पास आइडियल इक्वेशन कही जाती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए 3x3 मैट्रिक्स के लिए। सो डिटर्मिनेंट को अगर हम कंपेयर करें, डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ से बन रहा है +1, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इंप्लाइज यहाँ से जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो m इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। m इनवर्स एग्जिस्ट अगर कर रहा हो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो m रेज़ टू द पावर -2 भी हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। सो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड m रेज़ टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन को यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं m रेज़ टू द पावर -2 यहाँ से राइट आउट कर लेंगे इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा इंटू m प्लस अल्फा लिख सकते हैं यहाँ से इक्वल्स टू m रेज़ टू द पावर -2 इंटू आई माइनस ऑफ b m की फॉर्म में राइट आउट कर देंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं m रेज़ टू द पावर -2 और +2 इक्वल्स टू +1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी प्लस इंटू m प्लस अल्फा आ गया। यहाँ से एक पावर को तो हम अंदर डिफाइन मल्टीप्लाई कर दे, एक को बाहर रहने देते हैं। तो m रेज़ टू द पावर -1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे m -1 ही रहेगा माइनस ऑफ b इंटू m इनवर्स इंटू m राइट आउट कर सकते हैं। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं i को अगर मल्टीप्लाई कर दे m से तो m आ जाएगा यहाँ से हमारे प्लस प्लस अल्फा इंटू आई आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल्स टू m इनवर्स इंटू यहाँ से हमारे पास आएगा m इनवर्स माइनस ऑफ n इनवर्स इंटू m इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा। सो b i आ गया। तो यहाँ से ये बना है m प्लस अल्फा आई इक्वल्स टू m इनवर्स इंटू m इनवर्स माइनस ऑफ बीटा आई। सो इसे अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बना है m इनवर्स इंटू m इनवर्स माइनस ऑफ बीटा आई equals to m plus alpha I, which is our option D is correct answer. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.